हरियाणा पहला प्रांत है जिसने परिवार पहचान पत्र बनवाए, जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है और सभी जो शर्तें पूरी करता है। सरकार खुद जा करके उनके खाते में पैसे भेज देगी और उनकी 60 साल की उम्र पूरा होते ही उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। प्रोएक्टिव बोर्ड से रुकी हुई भी है जिनका डेटा कहीं मैच नहीं खाता। सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया, खुद हर व्यक्ति से उनका डेटा पूछा है और उन्होंने जो बताया वो लिखा गया है। चाहे उसके अंदर कहीं ये भी एक पॉइंट है कि वो मरा हुआ घोषित हो गए। 102 साल का बुजुर्ग दूनी चंद रोहतक में बारात लेके गया डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर और उसने कुछ पट्टियां हाथ में ली हुई थी कि थारा फूफा जिंदा है। ये मामला अखबारों में बहुत उछला था। क्या उस बुजुर्ग की 102 साल के बुजुर्ग की जो जिंदा है और जिसको कागजों में मृत दिखा दिया गया था, उसकी समस्या का समाधान हो गया होगा आपके हिसाब से? परिवार पहचान पत्र में जो डेटा फीड किया गया है वो सरकार ने नहीं किया। सरकार ने किसी से डेटा लेकर नहीं कराया। सरकार ने लोगों को कहा कि तुम अपना डेटा फीड करो। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु हैं, वो बहुत गरीब आदमियों के भले की स्कीमें सोचते रहते हैं। खुद ही व्यक्ति कहीं कोई गलती कर दे तो उसका कोई समाधान नहीं है, जो है तो उसका समाधान हम करने लग रहे हैं। किसान को ये पता लग गया कि भाई ये मिसमैच कहाँ से ठीक होगा, वो सीधा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ से अप्रोच करके अपने को ठीक कर लेते हैं। हर प्रतिवर्ष हम पेंशन बढ़ा दें और नई साल के अंदर आप ये मान सकते हैं कि हम 250 रुपये पेंशन बढ़ाएंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने परिवार पहचान पत्र बना दिए हैं और इससे बुजुर्गों को पेंशन मिलने में कितनी आसानी हुई है, आज हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हरियाणा के सामाजिक अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव से। ओम प्रकाश यादव साहब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अधिकारी होते थे पहले और रिटायरमेंट के बाद वो राजनीति में आए, लगातार दूसरा चुनाव जीते और आज मनोहर सरकार में मंत्री हैं। यादव साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हरियाणा देश का पहला राज्य हो गया है जिसने परिवार पहचान पत्र बनाए हैं। परिवार पहचान पत्र बनाने से पेंशन बनाने में सरकार को कितनी सुविधा हुई? हरियाणा पहला प्रांत है जिसने परिवार पहचान पत्र बनवाए और परिवार पहचान पत्र बनाने से सरकार को भी और आम नागरिक को भी बहुत सी सुविधाएं इससे मिलेंगी। विशेषकर जब आप पेंशन की बात करते हैं तो परिवार पहचान पत्र में जो हमारे पास इनकम का डेटा आ गया, हमारे पास बैंक अकाउंट आ गया, हमारे पास उसकी एज का डेटा आ गया, तो ये सब डेटा होने के बाद अब हम प्रोएक्टिव मोड से लोगों को पेंशन की सुविधा देनी शुरू कर दी है। प्रोएक्टिव मोड मीन्स कि इस परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर जैसे कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है और सभी जो शर्तें पूरी करता है, उसको हम उसके कंसर्न ज़िले के अंदर सोशल जस्टिस विभाग में उनकी लिस्ट भेज देते हैं और वो जाकर कंफर्म करके लाते हैं और घर बैठे उनकी पेंशन बन जाती है। अब उनको कोई फार्म भरने की ज़रूरत नहीं पेंशन के लिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और कहीं कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि अब 60 साल की उम्र पूरी करने वाले किसी भी बुजुर्ग पुरुष या महिला को सरकारी दफ्तरों में पेंशन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार खुद घर जाकर उनका पेंशन फार्म भरवाएगी, उनके खाते में पेंशन भेज देगी। हकीकत क्या है? यही मैं कह रहा हूँ कि सरकार खुद जा कर के उनके खाते में पैसे भेज देगी और उनकी 60 साल की उम्र पूरा होते ही उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। और जब से हमने ये किया है, प्रदेश के अंदर हमने 19,600 पेंशन ऐसी बढ़ा भी दी। जैसे जैसे डेटा आ रहा है, कुछ प्रोएक्टिव बोर्ड से रुकी हुई भी है जिनका डेटा कहीं मैच नहीं खाता। परिवार पहचान पत्र में कुछ सटा हुआ है और जब उसके घर जाकर पूछते हैं तो मैच नहीं करता, तो वो कोई नहीं, वो साथ साथ ठीक हो रहा है। लेकिन इस मोड से हमने 19,600 पेंशन हरियाणा प्रदेश में अब तक बढ़ा दी। कुछ यादव साहब, हमारे पास भी कुछ लोग शिकायत लेके पहुंचे थे कि परिवार पहचान पत्र में बहुत सी त्रुटियां हैं और इन त्रुटियों की वजह से पेंशन में हमको बाधा आ रही है मिलने में।
तो आपने भी बताया कि कुछ उसमें खामियां रहेगी, तो इन खामियों के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि परिवार पहचान पत्र में जो भी डेटा है, जिसको खामी कहते हैं, ये सरकार ने अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं किया। सरकार ने तो ऑनलाइन सिस्टम बढ़ाकर खुद हर व्यक्ति को ये कहा कि आप अपना डेटा इसमें फीड कर दें। आपकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका बैंक खाता नंबर क्या है, ये सब आप फीड कर दीजिए। और जो उन्होंने फीड किया, उन्होंने बताया, उसके आधार पे परिवार पहचान पत्र में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन फिर भी कहीं लिखने, सुनने और करने में अंतर रह गया होगा, जिसकी वजह से कुछ खामियां हैं। वरना इसके अंदर सरकार को कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। खुद हर व्यक्ति से उनका डेटा पूछा है और उन्होंने जो बताया वो लिखा गया है। नहीं, लेकिन पहले यादव साहब जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी, उनमें से बहुत से लोगों की पेंशन काट दी गई। और आपने देखा होगा कि रोहतक में मुर्दों ने एक खुला दरबार लगाया था, जिसमें 4 विधवाएं भी शामिल थी। उन्होंने कहा था कि भाई हमें मुर्दा तो दिखा दिया गया कागजों में, लेकिन हमको खुद को जिंदा साबित करने में दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, ये तो पॉलिटिकल ड्रामे होते हैं। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि पेंशन काट दी गई, पेंशन परिवार पहचान पत्र में मैंने कहा जो डेटा किसी ने प्रॉपर नहीं डाला, मिस मैच हो गया, तो उनकी पेंशन उस आधार पे बंद हो गई। चाहे उसके अंदर कहीं ये भी एक पॉइंट है कि वो मरा हुआ घोषित हो गया, उसके अंदर एंट्री होगी, तो एंट्री कहीं या तो एंट्री करने वाले उनके CHC सेंटर से, उनके खुद के कंप्यूटर वाले से, ऑपरेटर से, या उनसे खुद से, या कहा कुछ हो लिखा कुछ गया हो। ये इस प्रकार की क्लरिकल मिस्टेक है। और उनको धीरे धीरे जैसे जैसे कोई ऐसी बात सामने आती है, उनको ठीक करते हैं। नहीं, अभी एक और मामला ऐसा सामने आया था यादव साहब कि 102 साल का बुजुर्ग दूनी चंद रोहतक में बारात लेके गया डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर, और उसने कुछ पट्टियां हाथ में ली हुई थी कि थारा फूफा जिंदा है। ये मामला अखबारों में बहुत उछला था। क्या उस बुजुर्ग की, 102 साल के बुजुर्ग की, जो जिंदा है और जिसको कागजों में मर्द दिखा दिया गया था, उसकी समस्या का समाधान हो गया होगा आपके हिसाब से? बिल्कुल, उसकी समस्या का समाधान हो गया, उसी समय हो गया था। और दूसरा, अब मैं अगर आपसे ही उल्टा पूछूं कि मैंने कहा परिवार पहचान पत्र में जो डेटा फीड किया गया है वो सरकार ने नहीं किया। सरकार ने किसी से डेटा लेकर नहीं कराया। सरकार ने लोगों को कहा कि तुम अपना डेटा फीड करो। अब अगर वहाँ कहीं फीड करने वाले ने गलती कर दी, फीड बताने वाले ने गलती कर दी, तो उसका तो कसूर किसका है? तो गांव में तो यादव साहब बहुत जागरूकता नहीं है। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक बस में भर के चंडीगढ़ प्रदर्शन करने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री जी ने उनकी समस्या सुनी और अफसरों से कहा कि भाई इनकी पेंशन आज ही लगाओ, और सेक्टर 3 के पुलिस थाने में जाके आपके महकमे के अफसरों ने उनकी पेंशन शुरू की। उसी दिन से चालू कर दी थी, उसी दिन से वो पेंशन चालू कर दी थी। तो जब कोई भी सिस्टम नया आता है तो उसके अंदर मान सकते हैं कि कुछ कमियां रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे उन कमियां जो सामने आएंगी तो उनका निवारण के तरीके भी निकाले जाएंगे और जल्दी ये सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। मैं मानता हूं यादव साहब कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत संवेदनशील हैं। वो गुड़गांव में एक जन शिकायत सुनने के लिए गए थे। किसी गांव के बुजुर्ग रतन सिंह और राजेंद्र सिंह, जो दोनों ही दिव्यांग थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि जी हमारी पेंशन बंद हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी जेब से निकाल के उनको 2500 रुपये दिए और कहा अगले महीने से आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। इसी तरह एक बुजुर्ग खड़ा हुआ कि अनाथ बच्चों की पेंशन के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इनकी भी पेंशन हम अनाथ बच्चों को दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम में ये लापरवाही कैसे है। मैं फिर आपको वही बताऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु हैं। वो बहुत गरीब आदमियों के भले की स्कीमें सोचते रहते हैं और ये भी सोचते हैं कि किसी को भी किसी स्कीम का लाभ उठाने के लिए कहीं घूमना फिरना ना पड़े, कम से कम चक्कर लगें। तो ये सारी बातें हैं और सरकार उसी आधार पर सब प्रकार के काम और स्कीमों को चला रही है।
लेकिन खुद कहीं डेटा फीड करने में खुद ही व्यक्ति कहीं कोई गलती कर दे तो उसका कोई समाधान नहीं है, जो है तो उसका समाधान हम करने लग रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा कि विधानसभा के पिछले सत्र में विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने करीब 18,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी है। वो हकीकत है या सिर्फ विपक्ष के आरोप है? ये हकीकत भी हो सकती है, विपक्ष के आरोप तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसा अगर गलती से कोई कट गया और वो जो संज्ञान में आई तो उसका हमने तुरंत 5 दिन में या 7 दिन में उसका समाधान कर दिया हमने उसको। और मैंने कहा टेक्नोलॉजी के अंदर अगर कहीं कोई हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा सामान जो मंडी में बेचने जाते हैं, जब हमने इसको ऑनलाइन किया मुझे ध्यान है कि गाँव के नाम सामने नहीं आए रिकॉर्ड में और गांव के गांव चढ़कर हमारे कार्यालय आ जाते और वो कहते कि हमारे तो गांव का ही नाम नहीं है और हमें बड़ी परेशानी हुई। हमने जगह जगह मंडियों में एक HCS अधिकारी बैठाया, पटवारियों को वहीं बैठाया, तहसीलदार को वहीं बैठाया और बड़ी मुश्किल से पहले सीजन में हमने उसको उस परचेज को निकाला और आज हमारा किसान भी समझ गया और सिस्टम भी सारा प्रूफ हो गया। अब हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं आता, अगर कहीं कोई किसी की इरेगुलरिटी हो भी जाती है, मिसमैच हो जाता है, तो आम किसान को ये पता लग गया कि भाई ये मिसमैच कहाँ से ठीक होगा, वो सीधा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ से अप्रोच करके अपने को ठीक कर लेता है। हमारे पास नहीं आता। यादव साहब, आपकी सरकार ने हर साल 250 रुपये का पेंशन में इजाफा किया है। अब हर बुजुर्ग को 2500 रुपये पेंशन मिल रही है, फिर से 250 रुपये का इजाफा करना है, ये कब तक संभावित है? देखिए, हमने इस बात की घोषणा की थी कि भाई 250 रुपये हर प्रतिवर्ष हम पेंशन बढ़ा दें और नई साल के अंदर आप ये मान सकते हैं कि हम 250 रुपये पेंशन बढ़ाएं। आपकी जो सरकार में सहयोगी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसका एक चुनावी वादा था कि हम हर बुजुर्ग को 5100 रुपये पेंशन देंगे। अभी जो भिवानी में रैली हुई है जेजेपी की, उसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि मेरा वादा है आप लोगों से और मेरी ये इच्छा है कि मैं आपको हर महीने 5100 रुपये पेंशन दिलाऊं हर बुजुर्ग को, और अगर ये लागू फैसला नहीं हुआ तो चाहे मुझे संघर्ष करना पड़े, मैं संघर्ष करूंगा। यानी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो सरकार में शामिल है, नंबर 2 की पोजीशन पे हैं, वो अगर संघर्ष करने की बात कर रहे हैं तो क्या उनकी बात मानी नहीं जा रही? देखिए, इसमें मानने और ना मानने की बातें नहीं है। जब कोई भी दो पार्टियां, दो दल या इससे अधिक दल एक साथ मिलकर किसी सरकार को साझा करते हैं तो उनके एजेंडे में बहुत से पॉइंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनके मैनिफेस्टो में भी हर पार्टी के अलग अलग नारे, अलग अलग एजेंडे होते हैं, घोषणाएं होती हैं। लेकिन जब 2-3 दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे उनको सहमत होना पड़ता है और उस सहमति के आधार पर ही फिर फैसले लिए जाते हैं, सरकार चलती है। इसमें ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वो सरकार में होते हुए संघर्ष की बात क्यों करते हैं या उनकी मानी नहीं जा रही, ऐसा नहीं होता। ये केवल इसको ऐसे मानिए कि दो दल मिलकर जब कोई काम कर रहे हैं तो कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम उसके आधार पे समझौता कहीं ना कहीं करना पड़ता है, ऐसे चल रहा है। यादव साहब, हमने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है अभी। भाजपा को हरियाणा में 8 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे गिने चुने हरियाणा में, उनकी पेंशन में पिछले 8 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ। क्या वजह है? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी पेंशनधारी हैं, कोई भी वर्ग,
उनको सबको समय समय पर जो महंगाई भत्ता और उसकी जो किस्त मिलनी होती है वो रेगुलरली सबको समान रूप से मिलती है। जो आम पेंशनर को मिलती है वो उनको भी बढ़ती है। आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं यादव साहब कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद कितने बुजुर्गों को और पेंशन मिली है और टोटल कितने बुजुर्ग हैं जो हरियाणा सरकार जिनको हर महीने 2,500 रुपये दे रही है? देखिए, जब 2014 में हमारी पार्टी सत्ता में आई उस समय हरियाणा प्रदेश में टोटल पेंशनर थे 23 लाख। और टोटल पेंशनर जिसमें ओल्ड एज वाले भी आ गए, विधवा पेंशन भी आ गई, जो 9-10 कैटेगरीज हैं, विकलांग भी आ गए। तो 9-10 कैटेगरीज हैं ऐसी जिनको पेंशन मिलती है। तो उन सब को मिलाकर 23 लाख, और आज ये फिगर बढ़कर 29 लाख हो गई। 6 लाख लोगों की आपकी सरकार आने हमारी सरकार आने के बाद 6 लाख लोगों को अधिक पेंशन मिलने लगी है। और इसके अंदर सभी कैटेगरीज शामिल। तो जो HIV पॉजिटिव हैं और कैंसर पीड़ित मरीज हैं उनको भी आपने पेंशन देने की बात कही थी, विचार करने की बात थी, ये मामला कहाँ तक आगे बढ़ा है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैंसर पीड़ित और HIV पॉजिटिव इनको पेंशन देने की घोषणा की थी। लेकिन पिछले 2 साल कोविड के अंदर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और चूंकि ये कार्य हेल्थ विभाग को करना था, उनको सर्वे करके डेटा देना था कि कैंसर के HIV पॉजिटिव के केस कितने हैं। तो हेल्थ विभाग हमारा कोविड की वजह से उधर व्यस्त रहा और ये कार्य पूरा नहीं हो सका। अब हम जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार HIV पॉजिटिव और कैंसर पीड़ितों को पेंशन जल्दी इस स्कीम को लागू करेंगे। बल्कि आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताऊं कि अभी पीछे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और की है कि कुछ और ऐसी जो सीरियस बीमारी है, जैसे किडनी से संबंधित है, लीवर से संबंधित है, एक थैलीसीमिया है, ऐसी 5-6 डिजीज़ हैं, तो उनके लिए भी पेंशन जारी करने का, शुरू करने का की घोषणा की है, और वो भी हम जल्दी ही इनमें शामिल करेंगे। यादव साहब, जो अपना इलाका है आपका नारनौल, वहाँ चंडीगढ़ से अगर किसी अधिकारी का, किसी कर्मचारी का तबादला हो जाता है तो लोग उसको काले पानी की संज्ञा देते हैं। यानी कि यहाँ जो लोग नौकरी करते हैं वो मानते हैं कि महेंद्रगढ़ जिला जो है हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है। चूँकि सरकार में आप महेंद्रगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, जाटूसाना, इनके विकास के लिए आपके दिमाग में क्या नक्शा है? निश्चित रूप से ये अवधारणा 1950 से 60 के दशक में रही, 1970 तक भी रही, और 1970 के बाद जैसे जैसे प्रदेश के अंदर बिजली और सड़कों का जो जाल फैला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बढ़ी, आज ज़िला महेंद्रगढ़ मैं कह सकता हूँ कि उस कैटेगरी में नहीं गिना जाना चाहिए जिसको काला पानी कहें। आज एक से एक बढ़िया वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, 3 नेशनल हाईवे जिससे ज़िला महेंद्रगढ़ जुड़ा हुआ है, और फ्रेट कॉरिडोर है। एजुकेशन की लिहाज से अच्छी इंस्टीट्यूट्स वहाँ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी पड़ोस के रेवाड़ी में है, तो और स्कूली शिक्षा भी बहुत अच्छे स्तर की है। तो इस बात का बल्कि हमें गर्व है। तो आज उसको काला पानी कहना मैं तो उसका उचित नहीं मानता। पहले ठीक है, अधिकारी वर्ग रहकर वहाँ राजी नहीं था, उनको फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनको वहाँ रहने के लिए हाउसेज नहीं मिलते थे। हमने वहाँ बड़ी बड़ी ऑफिसर कॉलोनियाँ, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों की बिल्डिंगें, सब चीज़ें, आज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। आपके इलाके में एक आंदोलन चल रहा है अहीर रेजिमेंट की स्थापना को लेकर, क्योंकि आप उसी समुदाय से आते हैं और
सेना में अहीरों के योगदान को सब जानते हैं कि उन्होंने कितनी मजबूती के साथ देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। तो अहीर रेजिमेंट की मांग पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल वाजिब है और सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए। और क्योंकि अंग्रेज़ों ने अहीर रेजिमेंट तोड़कर, उन्होंने इसलिए तोड़ी, इसलिए स्थान नहीं दिया कि यादव ने, अहीरों ने उस समय भी अंग्रेज़ का साथ नहीं दिया किसी भी सूरत में। और उनने तो यहाँ तक कर दिया था कि अहीरों की सेना में भर्ती बंद कर दी थी, अंग्रेज़ जो अपने टाइम में सेना में भर्ती करती थी। लेकिन ये बात उनके लिए तो ठीक थी। आज़ाद हिंदुस्तान, जब आज़ादी से पहले भी इस कौम का देशभक्ति के प्रति सबूत रहा, कार्य रहा, और उसी की टीस अंग्रेज़ों को थी। उन्होंने रेजिमेंट को तोड़ा, नहीं बनने दिया। तो आज़ाद हिंदुस्तान में तो आज़ादी के बाद भी जब जब भी मौका मिला, अहीरों की रेजिमेंट, पलटन, कंपनी जो जहाँ भी रही, हर युद्ध के अंदर उनने अपना अलग अलग बहादुरी का इस देश के प्रति दिखाई है। तो आज आज़ाद हिंदुस्तान में सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये है कि हिमाचल प्रदेश में अभी भाजपा सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस की सरकार बनी है। वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था पुरानी पेंशन योजना बहाली का, जो कांग्रेस ने वादा किया कि हम सत्ता में आए तो आपको पेंशन देंगे। हरियाणा में भी पुरानी पेंशन योजना की कर्मचारियों की तरफ से मांग की जा रही है। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि हिमाचल के अंदर इस मुद्दे से सरकार बनी है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज है उसके अंदर नहीं है। मात्र 1% वोट का डिफरेंस है। और उस डिफरेंस से इतनी बड़ी हार होना ये संभव भी नहीं होता। और लेकिन कहीं गणित ऐसा बैठ गया कि कुछ हलकों के अंदर उसका कांग्रेस को लाभ मिल गया और हमें उसका नुकसान रहा। तो ये ऐसी बात है, इसमें कोई मुद्दे विशेष की बात मैं नहीं कर सकता। शुक्रिया यादव साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। कैमरामैन अमित वालिया और हरजिंदर सिंह के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।